हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो गाइस, इसको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न करना ही करना है। ओके, चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल का मतलब कुछ रूल्स एंड नियम एंड कायदा, तो मैनेजमेंट को भी कुछ रूल्स एंड नियम होंगे ना। तो देखिए, अब ये जो रूल्स एंड नियम थे, किसे किसने बनाया था, किसने दिया था। ओके, सो देखिए, हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल, इन्होंने बनाया था। वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ये कौन थे? फ्रेंच के एक माइनिंग इंजीनियर थे। टू टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बोलते हैं ना, एक महान उद्योगपति और एक सक्सेसफुल मैनेजर थे। ओके, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर। इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ माइनिंग इंजीनियर स्टार्ट किया था। कहाँ पे? फ्रेंच माइनिंग कंपनी में। बोलते हैं ना, बहुत मेहनत किए इन्होंने। क्या किया? बहुत मेहनत किया और अपने पोजीशन को कहां तक पहुंचा दिया? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक। बात समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। आफ्टर कंडक्टिंग द मेनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। कहां पे किए? ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे काम करते थे। फ्योल ने प्रपोज किया 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कितने? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने प्रपोज कर दिए। और इन्होंने सारे के सारे प्रिंसिपल को कहां पे एक्सप्लेन किया? इनकी एक फेमस बुक थी, जिस बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल को क्या किया? एक्सप्लेन किया। ओके, बात करते हैं। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट, ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। सो गाइस, ये वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो आपको याद रखना है, आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में, आपके ट्रू एंड फॉल्स में, और आपके मैच द कॉलम में आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? आपका आंसर होना चाहिए हेनरी फ्यूल। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? तो बात करते हैं आगे। चलिए, अब देखिए, फ्योल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। दिस स्टेटमेंट सर्व एज अ गाइडलाइन। ये जो 14 प्रिंसिपल थे, ये गाइडलाइन थे किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सके और मैनेजमेंट एक्शन ले सके। तो जो हेनरी फ्यूल ने जो पहला प्रिंसिपल दिया था, जो रूल बनाया था, वो था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए डायग्राम में, देखिए। ओके, दिख रहा है सबको डिवीजन ऑफ वर्क? बोलो हाँ बच्चा, दिख रहा है। ओके, चलिए, अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को पहले क्या करो? बांट दो। समझ में? मुझे पता है, मुझे सारा काम आता है, फिर भी मैं सारा काम क्या एक्सपर्ट बन पाऊंगा सारे काम में? नहीं। मैं कोई एक काम बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, बाकी के कामों को कर लूंगा, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो फ्योल बोलते हैं कि आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, आपकी कंपनी को ग्रो करना है, तो कामों को बांट दीजिए। तो देखिए, इन्होंने क्या किया? काम को बांट दिया। देखो, सब अलग अलग काम है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया। तो काम को बांटना कैसे है? इनकी क्वालिटी के हिसाब से, इनके स्किल के हिसाब से, इनके नॉलेज के हिसाब से। ये बंदा यहाँ पे है किसके हिसाब से? इनकी क्वालिटी, इनकी स्किल के हिसाब से। ये बंदा यहाँ पे है, इनकी क्वालिटी, इनकी स्किल। ये बंदा यहाँ पे, इनकी क्वालिटी एंड इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ने काम को बांट दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये बंदा इस काम को, यहाँ पे बैठे हुए जो काम कर रहा है, इसमें इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ये बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा। समझ में आया? सो गाइस, पहला पॉइंट खत्म। यही था पहला पॉइंट, चेक कर लो। दिख रहा है? पहले क्या बोला? काम को डिवाइड कर दो डिफरेंट पार्ट में। टेक्निकल वाले को टेक्निकल का काम, फाइनेंशियल वाले को फाइनेंशियल का, कमर्शियल वाले को कमर्शियल का, सिक्योरिटी ऑपरेशन वाले को सिक्योरिटी ऑपरेशन का, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल को अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल का दे दिया। ओके, क्या किया हमने? एम्प्लॉय को असाइन कर दो जॉब, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने असाइन कर दिया। इससे क्या होगा? इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एक्सपर्ट हो जाएगा आपका एम्प्लॉय। खत्म, पहला पॉइंट खत्म ना बच्चा। देखा? सिंपल है। देख ले, एक बार देख, एक बार देख, फटाफट देखो, फटाफट देखो, देखो 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 देखो, याद हो जाना चाहिए। फटाक से देखो, याद हो गया? याद हो गया मेरे बच्चों को? 3 चीज याद रखो। डिवाइड, आपको पता चल जाना चाहिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। असाइन कर देना क्वालिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से। इंप्रूव कर देना एफिशिएंसी और एक्सपर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। खत्म, पहला पॉइंट खत्म। सारे बच्चों को अभी के अभी याद होना चाहिए भैया। समझ में आया? बात का झंझट पालना नहीं है मुझे। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी फ्यूल ने नेक्स्ट पॉइंट बताया था, जो प्रिंसिपल था, वो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायग्राम 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 भाई, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। देखिए देखिए देखिए, डायग्राम देखिए। ये ओनर है, इन्होंने क्या किया? इन 2 बंदों को ऑथोरिटी दे दिया है। दिख रहा है यहाँ पे? ऑथोरिटी दे दिया, दोनों को ऑथोरिटी दे दिया और बोला कि आप इन लोग से काम करवा के लेना, आपके पास मैं पावर देता हूं आपको डिसीजन लेने का। तो अब ये दोनों को बंदे को देखिए, इन्हीं दोनों बंदों को एक तो ऑथोरिटी भी दी जा रही है दोनों को, और इन्हीं दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है कि इन लोग से काम करवा के लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो बात समझ में आ गया? जिस बंदे के पास ऑथोरिटी है, उसी बंदे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देंगे
कि भैया आपके पास में डिसीजन लेने के लिए पावर दे देता हूं, आप डिसीजन भी ले लीजिए और साथ में इन लोगों से काम भी आपको ही करवा के लेना। अगर ये टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे तो इसका जिम्मेदार आप दोनों होंगे। बात समझ में आया? तो ऑथोरिटी एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया सबको? जिसके पास ऑथोरिटी है उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, ये बात समझ में आया? ऑथोरिटी ऑलवेज कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, सिंपल था, 3 पॉइंट है, देखो 3 पॉइंट है, फटाफट याद हो जाना चाहिए। देखिए 3 पॉइंट है, छोटू सा याद हो जाएगा, चलो बच्चे को याद हो जाएगा। ऑथोरिटी इज द, क्या ऑथोरिटी क्या है? राइट टू टेक डिसीजन। हम लोग क्या कर दिए, उसके पास पावर दे दिया कि तू डिसीजन ले सकता है। ऑथोरिटी हमेशा किसके साथ आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जिसके पास ऑथोरिटी वही रिस्पॉन्सिबल भी होगा। देखिए मैनेजर शुड हैव अ प्रॉपर, मैनेजर को हमें क्या देना चाहिए? प्रॉपर ऑथोरिटी देना चाहिए जिससे वो मैनेजरल डिसीजन ले सके एंड साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस काम को टाइम पे कंप्लीट करवा के लेना। समझ में? सिंपल था क्या? 2 पॉइंट अपने खत्म हो गए। देखा, छोटा छोटा भाई, देखो एक बार देख लो, अभी के अभी याद होना चाहिए बच्चों को, अभी के अभी याद होना चाहिए, बात का झंझट पालना नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन का मतलब क्या? अनुशासन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। देखिए क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? निगरानी करते हैं कि नहीं करते? ऐसे आपके टीचर लोग भी देखते हैं ना, डिसिप्लिन रहता है कि नहीं रहता? मोहब्बत पिक्चर देखा रहेगा तुम लोग ने, देखा रहेगा ना? बोलो, उसमें अमिताभ बच्चन जी कैसे करते हैं, डिसिप्लिन कितना रहता है वहां पे, रहता है कि नहीं रहता है? सेम वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी काम करेगा, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, नहीं चलेगा ऐसा। तो देख रहा है ये बंदा क्या कर रहा है, खड़े होके देख रहा है ना लोग काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये होता है डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन। पहला पॉइंट खत्म, मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया ना, खत्म। देख लो, ये देख लो डिसिप्लिन क्या है? मोस्ट एसेंशियल थिंग। एसेंशियल थिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण चीज। थिंग मतलब चीज, कहां पे? ऑर्गेनाइजेशन में। खत्म, पहला पॉइंट खत्म रे बच्चा। डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन मदद करता है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर दोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। 2 पॉइंट खत्म, तुम्हारे सर ने 2 पॉइंट खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? ओबे एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब ओबे एंड रिस्पेक्ट का मतलब होता है आज्ञा का पालन। कह रहे बच्चा, आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो रूल गवर्न किया है उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल नियम और कायदा बनाया है, एम्प्लॉय को उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या 3 पॉइंट हो गया? चौथा पॉइंट, एक अच्छा डिसिप्लिन क्या है? एक रिजल्ट है किसका? एक अच्छी लीडरशिप का। खत्म। क्या मैंने आपका 3 पॉइंट खत्म कर दिया बच्चा? एक बार देख ले, याद हो जाना चाहिए। एक बार देखो मुन्ना, याद होना चाहिए सबको, अभी के अभी याद करना, बात का झंझट पालना नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि जो हर एक बंदा है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने से ऊपर वाले बॉस का ही बात माने, सुपीरियर की। तो देखिए 1 2 दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के जो बॉस है वो अकेला एक बंदा ही है। तो ये 6 जो है 6%, ये 6% किसकी बात मानेंगे? ये बंदे की बात मानेंगे। बात समझ में आ गया? ये बंदा जो बोलेगा वो ये करेंगे 6 के 6। अब ध्यान देना, ये बंदा, इसके अंडर में देखिए ये 2 है, इसके अंडर में ये 2 है, इसके अंडर में ये 2 है, सबके अंडर में 2 लोग हैं, दिख रहा है? अब ये दोनों किसकी बात मानेंगे? ध्यान से सुनना, ये दोनों किसकी बात मानेंगे? जो ये बंदा बोलेगा। समझ में आया? अगर ये बंदा बोलेगा कुछ इसको काम करने के लिए, ये दोनों काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? मेरा बॉस जो मेरे को बोलेगा वही काम करने का। समझ में? अगर ये इसकी भी बात सुनेगा, 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 तो ये बेचारा, ये दोनों कंफ्यूज हो जाएं, क्या अपने वाले की बात सुने या फिर इन लोग की काम करे, इन लोग का काम करके दे। तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में? और कंफ्यूज होने के बाद ना भाई डिसीजन नहीं ले पाएगा किसका काम मेरे को करना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड लाया गया, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने से ऊपर वाले सुपीरियर की ही बात सुनेंगे। आपको ऑर्डर जो भी रिसीव होगा वो आपके ऊपर वाले ही से मिलने चाहिए। समझ में आया? दूसरे किसी से नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो देखिए सिंपल था, खत्म कर दिया मैंने ये भी। देखिए क्या बोल रहा है, ओके, बोल रहा है ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में ईच मेंबर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। ओके, ये प्रिंसिपल क्या करता है? मदद करता है ताकि क्या हो? कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सॉल्विंग द डिस्प्यूट ना हो, सॉल्व हो जाए अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स, ये और भी है मदद करता है, ताकि क्या होगा? कंफ्यूजन अवॉइड हो सकता है। ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना भाई, ये बंदे को, इन दोनों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों? इन दोनों को पता है मेरे बॉस बोलेगा मैं काम करूंगा, बस खत्म। कंफ्यूजन ही नहीं है किसका काम करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका नहीं। कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए अपन को किसका करने का, अपन को अपने बॉस का करना है। अगर देखिए, अगर गलती से बोल रहा है
इफ एन एम्प्लॉय रिसीव कमांड मोर देन वन ऑथोरिटी, अगर कोई एम्प्लॉय रिसीव करता है ऑर्डर एक से ज्यादा लोगों से, तो वो बेचारा ही विल गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाएगा, विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन, और वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किसके ऑर्डर को हमें फॉलो करना चाहिए। क्या बच्चा सिंपल था? एक बार खाली थोड़ी सी आंखें यहाँ पे लगा के देख लो, बस खत्म खत्म। देख लो रे बच्चा लोग, बाद में बोलना मत कि सिखाया नहीं, सिंपल है, नहीं याद हुआ तो बोलना। समझ में आया? बच्चे बोलते हैं ना सर याद नहीं होता, कैसे नहीं याद होता, देखते अभी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन मतलब क्या? वे एक रास्ता। तो ऑर्गेनाइजेशन में ना क्या होना चाहिए पता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रास्ते पे सबको चलना चाहिए। मतलब वो रास्ता बनाएगा कौन? वो प्लान बनाएगा कौन? मैनेजर। मैनेजर ने जो प्लान बनाया है उसी प्लान पे सारे डिपार्टमेंट को चलना है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सबका जो भी है सबका एक ही प्लान, मतलब कि जो प्लान मैनेजर ने बनाया है उसी रास्ते पे ये सारे के सारे डिपार्टमेंट चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया, एक प्लान खाली दिखा दिया, हमको प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो देखिए ये बंदा भी प्रॉफिट के पीछे, ये भी बंदा प्रॉफिट के पीछे, ये भी बंदा प्रॉफिट के पीछे, ये भी बंदा प्रॉफिट के पीछे। मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, टेस्टिंग है, सेल्स है, दिख रहा है सब लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सिर्फ प्रॉफिट देखना है। अभी इनका जो बॉस है, इन लोग का भी एक बॉस होगा ना, मैनेजर, जो हेड मैनेजर होगा। ओके, उसने क्या किया? एक ही प्लान बनाया। ओके, वो हेड है, उसने प्लान बनाया प्रॉफिट। तो सबको अब ये देखिए इन लोगों को भी क्या दिखेगा? ये सबको भी प्रॉफिट ही दिखना चाहिए। मतलब समझा? भले से डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबका मकसद एक ही होना चाहिए, प्रॉफिट। समझ में आया क्या? तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमको सिर्फ एक ही बंदे का डायरेक्शन पे जाना है, जो बंदा हम लोग को बोलेगा। तो कौन है? देखिए देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल रहा है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक ही हेड होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में और एक ही प्लान बनाना चाहिए और उसी प्लान पे सबको जाना है। देख रहा है ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव। ये दिख रहा है सब ग्रुप जो थे यहाँ पे सबका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट। दिखा सेम था। द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग अ सिंगल प्लान। दिखा सारे ग्रुपों को डायरेक्शन देने वाला बंदा सिर्फ एक ही होगा, जो मैनेजर है, और वही मैनेजर ने जो प्लान बनाया उसी प्लान पे जाएंगे। क्या खत्म हुआ? क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने 5 कर लिया। नेक्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फॉल जी जो बताए थे वो है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी और वेजेस। आप अपने एम्प्लॉय को फेयर वेजेस दीजिएगा। बहुत सारे कंपनीज में आपने देखा रहेगा कि बेचारा 1 महीने तक काम करता है बट उसको पगार नहीं दी जाती है, 1.5 महीने तक काम करता है, वो पगार के पीछे भागता रहता है, फिर भी पगार नहीं देते लोग, उनको वेजेस नहीं देते, उनको सैलरीज नहीं देते। तो इससे क्या होता है? बेचारा वो छोड़ के चला जाता है। समझ में आया? तो ये आप उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। जितना बंदा किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है, बंदा पूरा काम तो करता है बट उसको उतनी पैसे नहीं देते, पगार नहीं देते आप लोग। समझ में आया? अगर वो बंदे ने एक दिन का उसका 200 बनता है तो आप उसको 150 ही देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? फेयर वेजेस दो, जितना काम किया उतनी तो पगार दो, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दो। ओके, बोनस दे दो, गिफ्ट दे दो, ये बोल रहा है। जिससे क्या होगा? वो लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिका रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। तो यहां पे वही बोल रहा है। देखिए दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में है मस्ट बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन। उसको तो भैया फेयर रेम्यूनरेशन देना ही चाहिए टू कीप देम, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए फाइनेंशियली। क्यों? अगर आपने उसको फेयर रेम्यूनरेशन दिया तो फाइनेंशियली सेटिस्फाई, हाँ मेरे बॉस ने मेरे को अच्छी पगार दी है। समझ में आया? और एंड उसको रिटेन करके रखो ताकि वो लंबे समय तक आपके कंपनी में टिका रहे। क्या पहला पॉइंट सबको समझा? क्या रे मुन्ना लोग बोलो हाँ। आगे बात करते हैं फेयर रेम्यूनरेशन इफेक्ट। फेयर रेम्यूनरेशन क्या करता है? अगर आपने अच्छी पगार दी है ना बच्चा, तो इससे क्या इफेक्ट होगा पता है? प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी और आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आया? 2 पॉइंट। रेम्यूनरेशन आप कैसे दे सकते हो? सैलरी मॉनेटरी फॉर्म में भी देते हो, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में देते हो। मॉनेटरी फॉर्म में मतलब पैसे के रूप में, नॉन मॉनेटरी फॉर्म आपने कुछ गिफ्ट दे दिया। सो गाइस क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन भी समझ में आया? सिंपल था। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या बच्चा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सिंपल है। प्रिंसिपल ये ऑर्डर ये ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर ये सुन ऐसा वाला ऑर्डर नहीं है भैया। ये ऑर्डर क्या है? सिस्टमैटिक, ऑर्डर वाइज सबको बैठाओ। समझ में आया? सबको काम बता दो। मतलब क्या? आप अपने कंपनी में जो आपके मटेरियल है, जो आपके पास लेबर है, इन सारे चीजों को सिस्टमैटिक मैनर में रखो। जो बंदा जहां पे उसको वहां पे ही काम दो। समझ में आया? उसको प्रॉपर यूज करो। समझ में आया? ऐसा नहीं इधर बैठा रहे हो, कल उधर बैठा रहे हो, उधर बैठा रहे हो। समझ में आया? हर चीज अपने जगह पे होनी चाहिए।
समझ में आया? वॉचमैन का जगह किधर है? गेट के बाहर, उसको गेट के बाहर ही रहना चाहिए। ओके, मैनेजर का जगह किधर है? मैनेजर के केबिन में, मैनेजर के केबिन में होना चाहिए बंदा। समझ में आया? प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिख रहा है यहाँ पे? वही बोला, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए एक प्लेस होना चाहिए। समझ में आया? ओके, और हर चीज अपनी जगह पे होना चाहिए। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी राइट प्लेस पे होना चाहिए। ये दोनों के दोनों एट अ राइट टाइम पे होना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन, ये प्रिंसिपल फोकस करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो अपने फिजिकल का और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का। देखिए डायग्राम में, देखिए सबको अपने अपने जगह पे बैठाया हुआ है। इसका फिक्स प्लेस है, इसका फिक्स प्लेस है, इसका फिक्स प्लेस है, इसका फिक्स प्लेस है। मतलब ये अपने लेबर को और अपने मटेरियल को प्रॉपर यूज कर रहे हैं। समझ में आया? ओके, दिख रहा है? बात करते यहां तक सबको समझ में आया क्या? ओके, यहां तक सबको समझा क्या? बोलो हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब ये है क्या, देखते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल काम कर रहा है ना, तो उसके बारे में बताया गया है। अभी इंडिविजुअल को ना गाइस कैसा है पता है क्या आप लोगों को, कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना है। सबसे फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे इंप्लॉयज को देखा रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, वो क्या करते पता है? सिर्फ अपना 9 घंटा दे के आते हैं। बस आपको 9 आवर्स देंगे और काम हुआ या ना हुआ अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को पगार मिल रही है ना, बस बात खत्म। ऐसा नहीं। समझ में आया? आप पहले किसके बारे में सोचेंगे? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का भला होना चाहिए। क्यों? आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो। समझ में आया? तो यही बात ये वाला प्रिंसिपल बोलता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया बच्चा लोग क्या बोल रहा है? ओके, पहला पॉइंट सबको समझा? ओके, ये प्रिंसिपल के अनुसार इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट, उनको लेस इंपॉर्टेंट देना है। किसके कंपेयर में? ओके, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। समझ में? आपको सबसे ज्यादा किसको इंटरेस्ट देना है? अपने ऑर्गेनाइजेशन को। वाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सिंगल एम्प्लॉय। ओके, जब कभी भी कोई मैनेजर डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय के फायदे के लिए वो डिसीजन मत लो। समझ में आया? ओके, यही बोल रहा है। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, ओके, एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोल रहा है सिमिलरली जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को भी सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, देन अपने बारे में, बाद में अपने बारे में सोचिए। ओके, दिख रहा है? अब है नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, देखिए ये रहा एग्जाम्पल, देखिए। ओके, दिख रहा है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अब ध्यान से देखना क्या है। सेंट्रलाइजेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी एट टॉप लेवल। दिखा? ओके, कॉन्सेंट्रेशन में दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी एट टॉप लेवल। मतलब सेंट्रलाइजेशन में जो ऑथोरिटी है ना, सिर्फ टॉप लेवल के पास रहती है। मतलब समझा? सेंट्रलाइजेशन में अगर सपोज एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है, अगर वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वहां पे लोग सेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेंट्रलाइजेशन। मतलब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी आप 1 या 2 लोगों के पास दे दोगे ना, चल जाएगा। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां पे आपको ऑथोरिटी बांटनी पड़ेगी, देना पड़ेगा ऑथोरिटी दूसरे लोगों को। क्यों? अकेले आप पूरा डिसीजन नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ गया? आपको ऑथोरिटी बांटनी पड़ेगी। तो जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन यूज नहीं होते, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन यूज होता है कि आप अपनी ऑथोरिटी को क्या कर रहे हो? लोगों में बांट रहे हो। तो यहां पे वही बोल रहा है, दिख रहा है? सेंट्रलाइजेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी किसके पास रहती है? सिर्फ टॉप लेवल के पास। बट डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिख रहा है? ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इन्होंने अपनी ऑथोरिटी इन दोनों को दे दिया है, ये बंदे ऑथोरिटी अब ये इनको देंगे। समझ में आया? लोअर लेवल को देंगे। समझ में? ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया क्या बच्चा लोग? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या दिख रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? हम लोग पावर को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में।
बोथ शुड बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली भी बैलेंस, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी होने चाहिए और कंप्लीटली भी बैलेंस भी होने चाहिए। एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो वो सेंट्रलाइज हो सकती है पूरी प्रॉपर तरह से, ना ही वो डिसेंट्रलाइज हो सकती है प्रॉपर तरीके से। बात समझ में आ गया? सो गाइस ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, हम लोग ने 9 पॉइंट कर लिए। बात करते प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन कैसा है, ये स्केलर चेन का मतलब क्या है, हेरारकी। हेरारकी मतलब क्या दिख रहा है, अपन ने बोले ना स्केलर चेन, चेन का मतलब क्या होता है, चेन देखा रहेगा। ओके, साइकिल का चेन कैसा होता है, एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट होते हैं, मतलब ये भी वही है स्केलर चेन। ये बंदा इसको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करेगा, ये बंदा इसको इन्फॉर्म करेगा, ये बंदा इसको इन्फॉर्म करेगा, ये बंदा इसको इन्फॉर्म करेगा। बात समझ में आया? तो ये हेरारकी है, ये इधर से इधर से इधर से इधर से, अगर कोई बात इस बंदे तक पहुंचानी है तो ये बंदा टॉप लेवल पे बैठा हुआ, ये इनको बोलेगा, ये इनको बोलेगा, ये इनको बोलेगा, ये इनको बोलेगा। बात समझ में आ गया? ओके, ये बात सबको समझ में आया? तो ये होता है स्केलर चेन, समझ में आया? ओके, तो यहां से कहां से दिख रहा है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। तो यहाँ पे वही बोला है, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ ऑथोरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब ये बंदा सुपीरियर है, ये बंदा सबऑर्डिनेट है। बात समझ में आया सबको? ओके, ये बंदा क्या है, सुपीरियर है, ये बंदा सबऑर्डिनेट है। तो ये बंदा क्या कर रहा है, दिख रहा है, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। दिखा, यहां से सारी बातें लेके आके लास्ट तक लेके आने की बातें को इसको ही बोलते हैं स्केलर चेन। अब ये गैंग प्लैंक क्या है, ये बहुत जरूरी है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। ओके, और देखिए एग्जाम्पल के थ्रू कैसा होता है, ध्यान से सुनना। ये सारे के सारे, ये जो इधर ये दिख रहा है, ये डिपार्टमेंट सपोज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन है ये, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये सेल्स डिपार्टमेंट है। एक एग्जांपल ले रहे हैं क्या, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये क्या करते हैं, गुड्स मार्केट में बेचते हैं और ये बनाते हैं। बात समझ में आ गया? अब इन्होंने एक गुड्स बनाया है और ये गुड्स इनको दिया है और ये मार्केट में सेल करेंगे। बट ये जब मार्केट में सेल करने जा रहे हैं ना गाइस, मार्केट में कोई परचेस ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि भाई आप जो गुड्स दे रहे हो ये ओल्ड टाइप के गुड्स हो गए, अब ये मार्केट में चलेंगे ही नहीं। अब बताइए, अब ये बंदा ना क्या करेगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएंगे, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर जाके ये लोग क्या करेंगे, काम को बंद करेंगे। तो अगर ऐसा इतना टाइम नहीं लग जाएगा आप लोगों को लगता है, तो ये बंदा क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में, ये बंदा डायरेक्ट इनको ना बोल के डायरेक्टली किसको बोल देगा, इसको बोलेगा, भाई काम रोक दे, काम रोक दे बंदा। समझ में आया? भाई काम रोक दे, रोक दे, रोक दे। क्यों? आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है, मत बना, मत बना। समझ में आया? वो बाद में हम लोग देख लेंगे, टॉप लेवल को बता देंगे, बट पहला तू रुक जा। मतलब क्या, अब ये बंदा काम को रोक देगा। बात समझ में आ गया? तो ये बात कब हुआ, गैंग प्लान कब हुआ, गैंग प्लान तब होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन आता है। कभी इमरजेंसी सिचुएशन, जब आपको स्पीडी डिसीजन लेना, बहुत फास्ट डिसीजन लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब इन लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है, फॉर अवॉइडिंग द लॉन्गर चेन। दिख रहा है ये बहुत लॉन्गर चेन था ना, ऐसे ऊपर जाना फिर नीचे आना, बहुत टाइम लग जाता। ओके, एंड टेक स्पीडी डिसीजन, हम लोग स्पीडी डिसीजन लेना, तो क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, होता भी है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में। इसी को बोलते हैं गैंग प्लान। क्या समझ में आया? क्या स्केलर चेन समझा, गैंग प्लान समझा बच्चा लोग? बोलो हाँ, सिंपल था, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं सबको एक जैसा मानना चाहिए। ओके, इक्वालिटी रूप में देखना चाहिए सबको। देखिए, द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन किससे फ्री होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना चाहिए। जैसे आप ना तो कोई रिलीजियंस में भेदभाव रखेंगे, जेंडर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नेशनलिटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। आपको क्या करना है, फेयर प्ले फॉलो करना है, सबके साथ एक जैसा बिहेव। ओके, नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश। किसी भी वर्कर को अनड्यूली फेवर मत कीजिए और उसको पनिश मत कीजिए बिना वजह के। समझ में आया? तो ये था हमारा 11th पॉइंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करता है तो आप उसके जॉब की सिक्योरिटी, समझ में आया, उसको सिक्योर करके रखिए, ताकि क्या आप उसको भरोसा दिलाइए कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हो तो आप लंबे समय तक जुड़े रहना। समझ में? बट बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है बच्चा लोग, पता है, ऑर्गेनाइजेशन में, कि बेचारे एम्प्लॉयज तो काम करने के लिए आते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि 1 महीने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, 15 दिन के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, 3 महीने तक आपको रखना है खाली, उसके बाद आपको निकाल दिया जाए। तो बताइए, अगर ऐसा चलेगा तो एम्प्लॉय काम करेगा अच्छे से? नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा पता है, उसको पता है 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद निकलने वाले, तो अच्छे से काम नहीं करेंगे लोग। समझ में आया?
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसके जॉब की सिक्योरिटी दीजिए, उसको फिक्स करिए, समझ में आया? तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जब आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हो, हायर करते हो, तो मैनेजमेंट शुड एश्योर, मैनेजमेंट को क्या देना चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए उसके अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए उसको। ओके अगर आपने इनसिक्योरिटी इन जॉब दिया है, मतलब इनसिक्योरिटी आपने उसके जॉब को कंफर्म नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, इफेक्ट होगा आपकी एफिशिएंसी, मतलब एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे एडवर्सली इफेक्ट होगा। ओके एडवर्सली इफेक्ट मतलब वो एम्प्लॉय जानबूझ के काम नहीं करेगा फिर, कि उसको पता है मेरा जॉब यहाँ पे इनसिक्योर है, कभी भी मेरे को निकाल सकते हैं, तो वो क्या करेगा, फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, एडवर्सली इफेक्ट होगा। अगर उसी की जगह पे आप जॉब सिक्योरिटी अगर आप उसको प्रोवाइड करते हो कि भैया तेरे को सिक्योर कर दिया है, ओके तो वो क्या करेगा, दिख रहा है, मिनिमाइज हो जाएगा एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो। तो एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं भागेंगे आपके जॉब को, दिख रहा है यहाँ पे ये टर्नओवर दिख रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। स्टेबिलिटी अगर आप लंबे समय तक रखते हो उनको, आपके यहाँ पे एम्प्लॉय लंबे समय तक रहेगा तो टर्नओवर नहीं होगा, टर्नओवर जीरो हो जाएगा, फिर लोग भागेंगे नहीं आपके यहाँ से, समझ में आया? तो ये था आपका 12 पॉइंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव का मतलब क्या, आपके पास जो वर्कर लोग काम करते हैं ना, उनको इनकरेज करो, उनको मोटिवेट करो, भाई तेरे पास कोई आइडियाज है, तू इस काम को कुछ अच्छे तरीके से कर सकता है क्या, अगर कर सकता है तो मुझे भी दिखाना। ये मैनेजमेंट को बोलना चाहिए। क्यों, काम करने वाला बंदा कौन है, एम्प्लॉय है ना। एम्प्लॉय के पास हो सकता है कुछ ऐसा तरीका हो जो मैनेजमेंट के पास नहीं उस काम को करने के लिए, तो एम्प्लॉय को हमेशा क्या करो, मोटिवेट करते रहो, ओके इनकरेज करते रहो। कोई आइडिया आपके पास है तो हमें बताइए इस काम को आसान कैसे कर सकते हैं। समझ में आया बच्चा लोग? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल बोलता है इनिशिएटिव, समझ में आया कि हम लोग एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, भाई आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई टेक्निक्स है, ओके तो प्लीज आइए, वेलकम है आपके आइडियाज को, आपके टेक्निक्स को बताइए हमें भी। तो क्या होगा, हम उस टेक्निक को फॉलो करेंगे, उस आइडियाज को फॉलो करके दूसरे से भी काम अच्छे से करवा के लेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे वही बोल रहा है, वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। वर्कर को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, डेवलप कर सके, कैरी कर सके, ओके अपने प्लान को इंप्रूवमेंट कर सके। इनिशिएटिव मींस क्या, इनिशिएटिव का मींस क्या है, थिंकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, इट इज अ थिंकिंग अबाउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। दिख रहा है, ऐसे एम्प्लॉय से, इस एम्प्लॉय में देखिए एक बंदा खड़ा हो रहा है, उसने कुछ आइडिया बताया है, उस आइडिया को अभी क्या करेंगे, वो लोग फॉलो करेंगे। समझ में आया? इस बंदे ने क्या किया, इसके पास कुछ आइडिया रहे होंगे, इसलिए इसने हाथ उठाया कि मुझे एक आइडिया है काम को करने के अच्छे तरीके से। ओके नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल, स्प्रेड द क्रॉप्स। स्प्रेड द क्रॉप्स का मतलब है बच्चा टीम वर्क। भैया अपने में टीम वर्क होना चाहिए, ओके कंपनी में क्या होना चाहिए, टीम वर्क। दिख रहा, कभी भी आप आई मत यूज करना, हमेशा वी यूज करना। बात समझ में आ गया? हम करेंगे चीजों को, मैं ही नहीं करूंगा, समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बोल रहा है मैनेजमेंट टू प्रमोट टीम स्पिरिट करना चाहिए, यूनिटी एंड हार्मनी होना चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज। लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एकजुट, एक मिल के साथ, एकता के साथ, हार्मनी मतलब तालमेल मिला के रहो। एंड मैनेजमेंट शुड प्रमोट द टीम वर्क, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टीम वर्क को। सो गाइज इसी के साथ हमने 14 प्रिंसिपल को पढ़ा। एक बार आप खाली देख लीजिएगा घर पे, आपको पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, एंड सेकेंड अंदर के एक्सप्लेनेशन भी। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऐसे ही डायग्राम के साथ और ऐसे ही छोटे छोटे टूटे फूटे वर्ड्स के साथ, और इसको जोड़ के एक नया आंसर बनाएंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।